तो अभी जो पढ़ना है पेट स्कैन्स पढ़ना है, ठीक है। लास्ट है, इतना कुछ खासा मुश्किल भी नहीं है ना कुछ खासा बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है कि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह कुछ है। आसान है, काफी आसान है। कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, बस वो दिमाग में रखनी है। कुछ थ्योरी है, थोड़ा सा मतलब समझो थोड़ा सा रटने वाली चीज में ये मेडिकल फिजिक्स में ज्यादा। अच्छा, पेट स्कैन्स जो है इनका जो फुल फॉर्म है ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है जी। नाम में लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन याद है किसी को? पॉजिट्रॉन एएस में हमने पढ़े थे। पॉजिट्रॉन्स क्या थे? किसी को याद है पॉजिट्रॉन क्या थे? एएस में हमने पढ़ा था पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यस, वेरी गुड। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे बेसिकली, दीज वर एंटी इलेक्ट्रॉन्स। याद है? एंटी इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम क्या कहते थे? वी कॉल्ड देम बीटा प्लस पार्टिकल्स। बीटा प्लस पार्टिकल्स। अच्छा, तो इसमें दिस इज डिफरेंट टू ऑल द अदर काइंड्स ऑफ मेडिकल फिजिक्स वाले मेथड्स। अल्ट्रासाउंड क्या था? अल्ट्रासाउंड था रिफ्लेक्शन पे बेस्ड, ठीक है जी। एक्सरेज क्या थी? वो पेनिट्रेशन पे बेस्ड थी, एक चीज में से ट्रांसमिट होती है पूरी तरीके से, पीछे स्क्रीन पीछे फिल्म को जलाती है, तो ये होता है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसमें ये बेसिकली समझो कि एक टिश्यू के अंदर से हम कुछ इमिट करवा के, इस केस में पॉजिट्रॉन्स, हम उनको रीड करके हम उनकी इमेज बनाते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इसमें वी बेसिकली वी गिव द पेशेंट अ ट्रेसर, ठीक है। हम पेशेंट को ट्रेसर देते हैं और वो ट्रेसर जो है दे हैव टू ईट दैट ट्रेसर, ठीक है जी, विच दे हैव टू ईट, ठीक है जी। तो कोई चीज हम उनको बना के देते हैं तो वो कहलाती है ट्रेसर, ठीक है जी। और वो ट्रेसर उनको खानी पड़ती है क्योंकि वरना इसके बगैर ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ट्रेसर क्या होता है? ट्रेसर जो है वो चीज होती है, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट फॉर द ट्रेसर? सो ट्रेसर इज अ सब्सटेंस containing radioactive nuclei which is going to be absorbed by the tissue being studied, which is going to be absorbed by the tissue being studied, ठीक है। अच्छा, बेसिकली देखो इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस ये है कि भाई हमें पता है कुछ एलिमेंट्स और कुछ मिनरल्स आपकी बॉडी में कहीं कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और कहीं कहीं कम कम एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ब्रेन को ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो अगर किसी को ग्लूकोज खिला दोगे तो अक्सर और बेशतर वो ग्लूकोज उसके दिमाग में पाया जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह कोई और तरीके का मिनरल होगा, जैसे किसी का थायराइड जो है वो ग्लैंड करना है तो उसके अंदर कोई और मिनरल है जो उधर होता है, ठीक है। कैल्शियम खिला दो, कैल्शियम हड्डियों में होगा तो हड्डियों में फिर कर सकते हो। तो इस तरह यू चूज समथिंग दैट, और आपको जो भी चीज अब जो है वो एग्जामिन करनी है, जैसे किसी का दिमाग का करना है तो उसको ग्लूकोज खिला दो, ठीक है जी। अब ग्लूकोज में ऑब्वियसली आप अपने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डालोगे, लेकिन जो ट्रेसर होता है दैट इज प्राइमरीली सब्सटेंस जो उस टिश्यू में जाके एब्जॉर्ब होगा जो आपको स्टडी करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस ट्रेसर में है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इस केस में जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, इसमें जो ट्रेसर है, द ट्रेसर फॉर पेट स्कैन्स is a beta plus emitter with a short half life, with a short half life, ठीक है जी। और हम ये समझेंगे बीटा प्लस इमिटर क्यों है और शॉर्ट हाफ लाइफ। बीटा प्लस इमिटर थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो शॉर्ट हाफ लाइफ समझ लो। शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब यानी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो जल्दी जल्दी डिके करेंगे, फौरन फौरन डिके करना शुरू करेंगे। मतलब विद इन, हमने उसको जब खिलाया तो फौरन से, फॉर एग्जाम्पल दिमाग करना था, हमने ग्लूकोज खिलाया, फौरन उसके दिमाग में पहुंचा और वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके करना शुरू कर देंगे एंड दे आर डिकेइंग एट अ वेरी फास्ट रेट।
ठीक है। सबसे पहले तो इसका फायदा क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, यू ऑब्वियसली वांट कि जो हमने खिलाया है वो फिर हम उसकी इमेज जल्दी से बना लें, ठीक है जी। तो जो खिलाया है वो शॉर्ट हाफ लाइफ है, उसके अंदर जल्दी से जल्दी उसमें बीटा प्लस ये पार्टिकल्स निकल रहे हो जिसको हम इस्तेमाल करके इमेज बनाएंगे। तो एक तो रीजन ये है कि शॉर्ट हाफ लाइफ रखो ताकि बीटा प्लस पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा निकले ताकि इमेज ज्यादा अच्छी चीज बने। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली पेशेंट को कैंसर नहीं करवाना है या पेशेंट की डोजेज नहीं बढ़ानी है, तो शॉर्ट हाफ लाइफ रखनी पड़ेगी ताकि जो भी हम खिलाएं वो जल्दी से डिके होके तकरीबन ना होने के बराबर हो जाए। ये नहीं कि उसके अंदर बहुत लॉन्ग के लिए परसिस्ट कर रहा है, बहुत टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है, पता चला अगले दिन उस बंदे को कैंसर हुआ, वो 5 महीनों के बाद वो निकल लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने नहीं करना होता है। दैट्स व्हाई वी कीप अ शॉर्ट हाफ लाइफ ताकि वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट कर जाए, ठीक है जी। और बीटा प्लस इमिटर, बीटा प्लस वैसे भी आपको कैंसर नहीं करवा सकते, तो दूसरी अच्छी सेफ साइड बीटा प्लस पार्टिकल्स की ये है। अच्छा ना, जब ये बंदे ने खा लिया, ठीक है जी, और सपोज करते हैं कि ये जो है इसके दिमाग तक पहुंच गया, ठीक है जी। लेट्स से हम इसका दिमाग ही करना चाह रहे थे, तो इसके दिमाग तक ये पहुंच जाता है। तो दी ट्रेसर reaches the tissue we want to study and beta plus particles are being emitted, ठीक है जी। and beta plus particles are being emitted continuously, are being emitted continuously। अच्छा ना, अब इधर समझना है कि बीटा प्लस पार्टिकल्स आपने क्यों करे, ठीक है जी। नाउ सपोज करते हैं इसके दिमाग में हमने ये ग्लूकोज खिला के वहां पे पहुंचा दिया, तो अब ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ये डिके करते हैं और उस प्रोसेस में ये बीटा प्लस पार्टिकल जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब ये वो एक बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज करते हैं यानी एक एंटी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो वो एंटी इलेक्ट्रॉन जाके किसी और इलेक्ट्रॉन में कोलाइड कर सकता है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि जब एक एंटी पार्टिकल एक मैटर पार्टिकल में जाके कोलाइड करता था, जब एंटी मैटर और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते थे, तो क्या होता था? डज एनीवन रिमेंबर व्हेन एन एंटी मैटर एंड एन मैटर पार्टिकल कोलाइडेड या इंटरेक्टेड, व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट? जो हमने एएस में पढ़ा था, एक एंटी मैटर पार्टिकल जब एक मैटर पार्टिकल के साथ जाके मिलता है, यानी अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है वो मैं जो है वो अगर कोलाइड करवा दूं, तो उसमें क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट प्रोसेस? एनर्जी, दे विल अनाइलेट ईच अदर, राइट। जब भी आप एक मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल को करवाते हो, तो मैटर प्लस एंटी मैटर, मैटर प्लस एंटी मैटर क्या होता है? मैटर प्लस एंटी मैटर, मैटर एंटी मैटर को खा जाता है या एंटी मैटर मैटर को खा जाता है, एक दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं और इनका सब कुछ जो है वो एनर्जी बन जाता है। दे कंप्लीटली गेट खत्म और उनकी पूरी की पूरी चीज जो है वो एनर्जी बन जाती है। तो जैसे 3 बच्चों ने जो है वो आंसर दिया, यू विल गेट कंप्लीटली इट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी, ठीक है जी। तो तीसरी चीज क्या हो रही है? तीसरी ये चीज ये हो रही है, बीटा प्लस पार्टिकल्स come into contact with electrons nearby and something known as annihilation, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये एएस में भी पढ़ाई थी, एंड annihilation occurs, ठीक है जी। annihilation पता होना, ये लफ्ज और इसका मीनिंग और इसका क्या फायदा है क्या नहीं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से याद पता होना चाहिए। annihilation होती है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एन annihilation इवेंट इज, ठीक है जी। annihilation, सो annihilation क्या होती है? annihilation एक प्रोसेस होती है जिसमें एन एंटी मैटर एंड अ मैटर पार्टिकल इंटरेक्ट। सो व्हेन ए मैटर and its antimatter particle interact, when a matter and an antimatter particle interact, their mass converts completely into energy।
ठीक है जी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बीटा प्लस पार्टिकल जो इमिट होता है वो किसी आपस के करीब आस पास के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, दोनों एक दूसरे को फना कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उस प्रोसेस में क्या होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस अनाइलेशन इवेंट में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन्स। ठीक है जी। सो आपकी जो अपॉन अनाइलेशन, अच्छा रिटन इट टू, बहुत ही ज्यादा मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है। So let's take it to the next page. So the fifth thing, that's fourth thing. The fourth thing, upon annihilation, two gamma photons are released. ठीक है जी। और ये हमेशा जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है कोलाइड करते हैं, तो हमेशा दो गामा फोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, अपॉन annihilation two gamma photons are released that travel in opposite directions। ठीक है जी। अच्छा, अब ऑपोजिट डायरेक्शंस को भी आपको पता होना चाहिए भाई, ऑपोजिट डायरेक्शंस क्यों है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, सो बेसिकली हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं ना, 2 चैप्टर रह गए, बाकी सब ओके है। अच्छा, सो बेसिकली देखो, जब एक आपके पास एक बीटा प्लस पार्टिकल था, ठीक है जी, आपका बीटा प्लस पार्टिकल था एंड आपका एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है जी, जिसको मैं बीटा माइनस कह रहा हूं इन दिस केस। तो जब ये दोनों जो है वो कोलाइड करते हैं आपस में, व्हेन दे कोलाइड आपस में एक साथ, तो व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड के यहां पे जो आपका इनिशियल मोमेंटम होता है, द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। बिकॉज देखो, जो बीटा प्लस पार्टिकल बीटा माइनस पार्टिकल था, लेट्स से दे आर बोथ स्टेशनरी, होगी थोड़ी सी बहुत छोटी बहुत वेलोसिटी होगी, बट दैट्स रियली निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। बीटा प्लस पार्टिकल निकला मे बी 2 मीटर पर सेकंड या 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड पे निकला और किसी भी इलेक्ट्रॉन में जाके घुस गया, तकरीबन तकरीबन मोमेंटम दोनों का जीरो ही था। द इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन वाज जीरो। ठीक है, तो कोलिजन से पहले दे जस्ट गो एंड इंटरेक्ट और कंप्लीटली फना हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, मसला क्या है, अभी भी ये क्लोज्ड सिस्टम है, अभी भी आपने क्या करना है, आपने मोमेंटम कंजर्व करना है। मोमेंटम शैल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, मोमेंट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो आपके जो दो गामा फोटॉन्स निकलेंगे, ठीक है जी, सबसे पहली बात तो हमेशा दो निकलेंगे, तो दो गामा फोटॉन्स निकलेंगे, और वो दो गामा फोटॉन्स कैसे निकलेंगे, एक गामा फोटोन अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा वाला जो गामा फोटोन है उसको उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी विद स्पीड ऑफ -v। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली ऑपोजिट है तो -v है। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगा, लेट्स से इसका मास m है, ऑब्वियसली दोनों गामा फोटोन है तो इसका भी मास m होगा, तो mv और फिर प्लस इसका मोमेंटम, सो m माइनस v, फाइनल मोमेंटम भी जीरो आएगा यानी कंजर्व हुआ। अगर कोलिजन से पहले जीरो मोमेंटम था तो दी गामा फोटॉन्स हैव टू ट्रैवल इन एग्जैक्टली दी ऑपोजिट डायरेक्शंस, ताकि एक दूसरे का वो इवेंचुअली मोमेंटम कैंसिल आउट करें और फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो आए। दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हैपन, आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग, ये होना बहुत लाजमी है, अगर ये नहीं होता तो हम पेट स्कैन कर ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, फिर पांचवी बात क्या है, पांचवी बात यह है कि भाई ये जब हो रहा होता है, द पेशेंट इज enveloped in a scanner। पेशेंट को हम स्कैनर में डालते हैं, जैसे हमने सीटी स्कैन्स देखे थे, तो सीटी स्कैन्स में भी क्या था, एक सिलेंडर टाइप चीज थी। ठीक है जी, सिलेंडर टाइप चीज थी और उसमें पेशेंट को अंदर डाला जाता था। इसी तरह पेट स्कैन में भी एक सिलेंडर टाइप चीज है और उसी पेशेंट को अब इस सिलेंडर के अंदर हमने डाल दिया है। ठीक है जी, वो क्यों, क्योंकि हमारा स्कैनर जो है वो बेसिकली इस तरह रिंग की तरह बाहर है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस। क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस कैसे बना रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस ये है कि बेसिकली ये जो बाहर है आपकी रिंग, ये आपका जो है वो स्कैनर है, दिस इज द रिंग ऑफ स्कैनर, और आपका पेशेंट जो है वो कहीं यहां बीच में, स्कैनर के कहीं बीच में यहां लेटा हुआ है।
ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इसमें कोई ना कोई अनाइलेशन इवेंट हुआ है तो एक गामा फोटोन जो है वो जाके यहां लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन में अपने हिसाब से बना रहा हूं, डायरेक्शंस बहुत सारी होंगी, या तो यूं होगी, या तो यूं होगी, या तो होंगी। अब ऑब्वियसली अगर ये वाला गामा फोटोन जो है वो यहां जाके लगा है, इसी के साथ ही दूसरा गामा फोटोन भी कब निकलेगा, उसी के साथ ही निकलेगा, इसी टाइम पे निकलेगा, लेकिन जाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इसी से आइडेंटिफाई होगा कि ये जो दो गामा फोटॉन्स थे ये एक अनाइलेशन इवेंट के फोटॉन्स थे, ठीक है जी। क्योंकि देखो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अनाइलेशन इवेंट्स हो रहे होंगे एक दफा में, एक पॉइंट इन टाइम में, तो इसमें बहुत सारे फोटॉन्स जो है वो यू निकल रहे होंगे। ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये वाला फोटोन जो यहाँ पे आके लगा है वो उसका काउंटर पार्ट, उसका उसके साथ जो निकला था वो ये वाला था, वो ऐसे रियलाइज होगा जब आप उनकी डायरेक्शन नोट करोगे। यानी अगर यहाँ पे ये एंगल जो है सपोज करो आ रहा है लेट्स से 27 डिग्रीज, तो 27 डिग्रीज प्लस 180 डिग्री कम लाइक एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका ये 207 डिग्रीज पे यहां पे आना चाहिए, मतलब कंप्लीटली 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए दूसरा गामा फोटोन जाके लगे। उसी समय पता चलेगा कि ये जो फोटोन निकले थे, ये वाले जो दो फोटोन थे, ये एक अनाइलेशन इवेंट के फोटोन थे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी, इससे बेसिकली हमारा जो है वो ये हो रहा है। अच्छा, नाउ द पेशेंट इज एनवेलप्ड इन अ स्कैनर। फिर क्या हो रहा है, द फोटॉन्स, the gamma photons from one annihilation event, the gamma photons from one annihilation event reach the scanner at 180 degree angles to each other. Walaikum assalam Muhammad. 180 degree angles to each other. Okay. The time delay between them reaching ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है कोई अनाइलेशन इवेंट ऐसा हो जो हो सकता है स्कैनर से ऊपर की साइड से करीब हो ज्यादा और नीचे की साइड से थोड़ा सा दूर हो, तो डेफिनेटली देयर शैल बी अ टाइम डिफरेंस के गामा फोटोन जो ऊपर वाला जाके लग रहा है वो पहले लगेगा, नीचे वाला जो जिस तरह से निकला था वो थोड़ी देर बाद लगेगा। हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जो नीचे की तरफ ज्यादा हो तो वो नीचे पहले जाएगा लगेगा और ऊपर वाला उसका थोड़ी देर बाद जाके लगेगा, ठीक है। तो ये हम सब कुछ नोट कर रहे हैं, हम ये सारे छोटे छोटे टाइम डिफरेंसेस नोट कर रहे हैं गामा फोटोन जो आके लगे, ठीक है। तो गामा फोटॉन्स फ्रॉम वन अनाइलेशन इवेंट रीच द स्कैनर at 180 degree angle. So the time delay between them reaching allows us to pinpoint the location of the annihilation. अच्छा, टाइम डिले क्यों होगा, बेसिकली देखो हमाद पेशेंट, सपोज करो पेशेंट ये हमने उसके दिमाग में डाला है, तो उसका उसका सर देखो, बेसिकली अगर साइड से देख रहा हूँ, लेट्स से ही इज अ बॉल्डी, उसके ऊपर से सर को देख रहे हो तो उसके ऊपर से सर से उसकी टिंड नजर आ रही है, ठीक है। अब सपोज करो उसके दिमाग में कहीं यहाँ पे अनाइलेशन हुई थी, तो गामा फोटोन जो है वो एक यूं निकलेगा, दूसरा वाला यूं निकलेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो रिंग ऑफ स्कैनर है वो यूं रखी हुई है, तो ऊपर वाला जो गामा फोटोन है वो पहले पहुंचेगा, नीचे वाला गामा फोटोन बाद में पहुंचेगा, क्योंकि कोलिजन कहां हुई है, ज्यादा ऊपर की तरफ हुई है। अगर कोलिजन डेड सेंटर कहीं बीच में हो रही थी तो क्या होता, फिर ये होता कि ऊपर वाला भी उस टाइम पे पहुंचता, नीचे वाला भी उस टाइम पे पहुंचता। अगर जो है वो गामा अनाइलेशन यहाँ पे हो रही थी तो ये वाला जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, ये वाला ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये डिफरेंसेस होंगे क्योंकि कभी कभी स्कैनर के ज्यादा करीब होगी कोई साइड और स्कैनर के कभी दूर होगी कोई साइड, ठीक है। तो जब वो पहुंचेंगे, जब वो रीडिंग देंगे आपको वहां पे, तो उसके बीच में टाइम डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। द टाइम डिले बिटवीन देम रीचिंग अलाउज टू पिनपॉइंट द लोकेशन ऑफ द अनाइलेशन, ठीक है जी। आपने जब ये अनाइलेशन की वो कर ली है, सो फिर आप क्या करते हो, यू हैव मिलियंस
of readings and a lot of processing builds up a detailed image of the tracer concentration in the tissue. So this, अब क्या हो रहा है, अब ऑब्वियसली बहुत सारी एनाइलेशंस हो रही है, बहुत सारे गामा फोटॉन्स पहुंच रहे हैं, तो उन सब की रीडिंग ले लेके उनके बीच में टाइम डिफरेंस निकाल के वो लोकेशन सारी पिन पॉइंट करके, तो क्या होता है जब हम सारी लोकेशन पिन पॉइंट करते हैं और पूरा इसकी इमेज बनाते हैं, तो हमारे पास इन दी एंड क्या बिल्ड होती है, ट्रेसर कॉन्सेंट्रेशन होती है बिल्ड इन दी टिश्यू। ऑब्वियसली हमें पता चलता है ट्रेसर अभी कहाँ कहाँ है, किधर किधर था, किधर तक पहुंचा, क्या क्या उसने दिखाया हमें, एक मतलब ऑब्वियसली अब इसमें क्या हो सकता है, एक बंदे की कोई वेन भी होगी ना पतली सी, तो वो भी इसमें नजर आ जाएगा क्योंकि उसमें भी ट्रेसर एनाइलेशन करके वो सब कुछ आपको दिखा रहा होगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द पेट स्कैन्स, ठीक है जी। तो हम बेसिकली ट्रेसर कॉन्सेंट्रेशन की इमेज बिल्ड अप करते हैं और इवेंचुअली वो पूरे फिर उसे टिश्यू या ऑर्गन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। ऑब्वियसली अब सबको ये पता होगा कि ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में इस तरह से ये जो है वो स्क्विगली लाइंस होती हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली जगह है, तो एक ब्रेन की ज्यादा अच्छी सी डिटेल्ड इमेज बनती है, क्योंकि खाली जगह में तो ट्रेसर कॉन्सेंट्रेशन, ट्रेसर जाने से रहा उधर जाके क्या करेगा, वो ब्रेन के सेल्स और उसके टिश्यूज में होगा ना, तो वो उधर की वो पूरी प्रॉपर बिल्डअप होती है इमेज, जहां पे ट्रेसर पहुंच नहीं सकता, वो फिर आपको उधर की रीडिंग नहीं मिलती, तो आपको पता चलता चाहिए जगह खाली है। तो इस तरीके से आपके पास एक बड़ी फाइन और बड़ी प्रॉपर इमेज जो है वो बिल्ड होती है यूजिंग पेट स्कैन्स। अच्छा, you need to know the whole method for the PET scans, ठीक है जी। और भी कुछ चीजें हैं बट अभी तक आई नहीं है, और वो नॉट लाइक पहले भी आप लोगों को लाइक you've never studied that in radio activity either, तो I don't think you need to know that, तो मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। कुछ एक और चीज आप लोगों को इसके बारे में पता होने की जरूरत है, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट। ये कैलकुलेशन अगर आ गई इसमें तो कौन सी कैलकुलेशन है, क्या है क्या नहीं, बाकी दिस इज द कंप्लीट थ्योरी रिगार्डिंग योर पेट स्कैन्स, ठीक है। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, कोई बात जो अनक्लियर हो, कोई बात जो मैं दोबारा से समझाऊं? सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट टू एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी नहीं है ना इसमें पेनिट्रेशन है। इसमें क्या है, इसमें अनाइलेशन से आप you're taking you're making particles escape from the body और उनको रीड करके आज जो है आप क्या कर रहे हो, आप जो है वो पूरी की पूरी इमेज बना रहे हो अपनी डिटेल, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, दिस वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन योर कोर्स इन 2022। स्पेसिमेन पेपर में ये सवाल है, समर के पेपर में नहीं आया था। समर के पेपर में कोई अजीब सी चीज आई थी, क्योंकि मैंने वो समर का पेपर दिया था, और वो अजीब सी चीज थी, उसमें पेट स्कैन्स एक मतलब एक 1 मार्क का पेट स्कैन्स का पूछा हुआ था, दैट वाज दैट। ये ज्यादा अच्छा सवाल है, विल डू दैट, इससे क्लियर भी हो जाएगा कि जो है वो इसकी कैलकुलेशन के बारे में क्या है, ठीक है। अच्छा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी ऑब्टेन्स डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन, द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज। पेट स्कैनिंग यूजेस अ ट्रेसर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ट्रेसर। सो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, substance containing radioactive nuclei which is going to be absorbed by the tissue being studied, ठीक है जी। So you're going to write that as it is. Explain what is meant by annihilation, तो annihilation भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है, जो ये लिखवाई है एग्जैक्ट आप वहां पे लिख के आ जाओ, ठीक है जी। थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट हो, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ज्यादा जोर से रट्टा नहीं लगाना है, you should be just able to make your pointer clear, ठीक है जी। So when a matter and its antimatter particle interact लिखना था, तो their mass converts completely into energy, ठीक है। when a matter and its antimatter particle interact, ये उधर से रह गया, वो मैं उधर भी लिख दूंगा। अच्छा, फिर क्या है, स्टेट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन द एनाइलेशन प्रोसेस, तो हमने अभी डिस्कस किया। एक पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, जो ह्यूमन की बॉडी में ऑलरेडी होते हैं बहुत सारे, और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास पॉजिट्रॉन्स है जो आप आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हो थ्रू द ट्रेसर, ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन वन अनाइलेशन इवेंट इन वी। इसके लिए जो आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, यू शैल बी यूजिंग द इक्वेशन E इक्वल्स टू mc², जो हमने कहां पे इस्तेमाल करी थी, क्वांटम फिजिक्स में इस्तेमाल करी थी, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी थी, अभी रेडियोएक्टिव में भी पढ़ेंगे। E इक्वल्स टू mc² इस्तेमाल करेंगे, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो कंप्लीटली एनर्जी बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को उठा के पूरा का पूरा मास इधर रख दूं,
तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी. सो विल डू दैट एक्चुअली. नाउ एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपकी डेटा बुकलेट में दिया हुआ है. वो क्या होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31. दैट इज द मास इन केजीज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली दो हैं ये, तो इसको 2 करना नहीं भूलिएगा. एंड देन इसको स्पीड ऑफ लाइट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा होल स्क्वायर. सो कैन एनीवन गिव मी द एनर्जी जो आ रही है हमारे पास इधर? 1.638 into 13 आ रहा है. हाँ, that caught me off guard. 1.638 into 10⁻⁻13. अच्छा, अब इसको ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग गिवन टू यू. अच्छा, डेटा बुकलेट में जो ये 9.1 है, ये 9.11 दिया हुआ है हमें, तो वील जस्ट यूज दिस एज दी अपना वो. तो हम इसको 1.64 इंटू 10⁻⁻13 लिख के आ जाते हैं. ठीक है जी. स्पेसिमेन पेपर है, मे प्रॉब्ली दे डिड नॉट डू इतनी मेहनत इसमें कि इसका लिख के आएंगे. अच्छा, फिर आपको क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच गामा फोटोन रिलीज्ड. तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा C. ठीक है जी. अब E हमें पता चल गया है कितना दे रहे हैं हम गामा फोटोन को. अब देखो, ये जो E है ये दोनों फोटॉन्स को दिया. अभी पूछ रहे हैं एक फोटोन की, तो हमें इसको E को आधा करना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा एक फोटोन को गई है, आधा दूसरे फोटोन को गई होगी. तो 1.64 इंटू 10⁻⁻13 इसका आधा गया है एक फोटोन को. H क्या था? 6.63 इंटू 10⁻⁻34. C क्या है? वो 3 इंटू 10⁸ है. और हम इधर से फिर क्या निकाल लेंगे? लैम्डा निकाल लेंगे. सो ये वैल्यू कैलकुलेट करके इस चीज को उधर डिवाइड कर दो. जस्ट कैलकुलेट दिस डिवाइडेड बाय दिस थिंग. 2.43 इंटू 10⁻⁻12. आई एम गेटिंग 2.425 या 426 इंटू 10⁻⁻12. तो हम इसको लिख लेते हैं 2.43 इंटू 10⁻⁻12. वेरी गुड एमन एक्चुअली. और ये 3 मार्क्स का सवाल है. एक्सप्लेन हाउ द गामा फोटॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज. ठीक है जी. मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अभी बहुत काफी लंबी डिस्कशन करी है इस पे. सो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्लास भी ओवर होने वाली. आई डोंट वांट कि इससे ज्यादा हम और मेडिकल फिजिक्स पढ़ें. ठीक है. तो एक्सप्लेन हाउ. अच्छा, अब देखो, गामा फोटॉन से पहले की कहानी नहीं पूछी हुई, अब पूछा हुआ है गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए हैं, अब आप कहानी बताओ. तो आप उसके आगे की कहानी प्रोड्यूस करोगे. द टू गामा फोटॉन्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. इसका एक मार्क मिलेगा आपको बाकायदा, क्योंकि आप इसको एग्जामिनर को लेकर क्या होगे, मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आती है. ठीक है. एंड डिटेक्टेड बाय द स्कैनर रिंग आउटसाइड द बॉडी. The time delay between the arrival of two gamma photons allows us to pinpoint the location of annihilation. An image of tracer concentration in tissue is produced. तो ये 5 मार्क का आंसर मैंने 3 मार्क में लिखवा दिया. ठीक है, कोई भी 3 चीजें, कोई भी चीज प्रॉपर्ली लिख के आ जाओ, लेकिन ये हो कि स्टार्ट टू फिनिश बात पूरी क्लियर करके आ जाओ. ठीक है. तो डोंट लीव इट एनी ऑफ, यू राइट एनी ऑफ द 3 पॉइंटर्स जो वैलिड हो, जिसमें से पूरी बात क्लियर हो जाए शुरू से लेके आखिर तक क्या हो रहा है. यू विल बी गुड इनफ टू डू these questions. ठीक है. मेडिकल फिजिक्स आपकी ऑन दिस नोट खत्म हो जाती है. पेट स्कैन्स भी हमारे खत्म.